हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम एकेडमी पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम की तैयारी यहाँ पर आपको कराई जा रही है और उसी क्रम में मॉडल प्रश्न पत्र 4 लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, इससे पहले मॉडल प्रश्न पत्र हम अपने चैनल पर करा चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको भी करने का मौका दूंगा, जिससे आप अपनी कॉपी में आंसर लिखते चलेंगे और उसके बाद मैं आपको आंसर शीट भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप अपना मिलान कर लेंगे। यदि आपको मेरी आवाज़ या एक्सप्लेशन अच्छा नहीं लगता है तो आप वीडियो को म्यूट कर कर देख सकते हैं और अपने आंसर मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति। देखिए, राज्यसभा यानी कि संसद का एक सदन, ठीक है। हमारी संसद में 2 सदन होते हैं और 2 सदन यानी कि एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। जो लोकसभा होती है उसका सभापति होता है स्पीकर, उसे बोलते हैं स्पीकर, और राज्यसभा का जो सभापति होता है उसे बोलते हैं राज्यसभा अध्यक्ष या फिर सभापति उसे बोला जाता है, ठीक है। तो संसद के 2 सदन होते हैं और यदि भाग की बात आती है तो भाग कितने होते हैं? 3 होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति को भी संसद का भाग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? ठीक है, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा और नोटा। नोटा का अर्थ यहाँ पर है नॉन ऑफ दिस अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो यहाँ पर होगा वो डी ऑप्शन सी होगा, यानी कि नोटा। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री किसी के भी प्रति जवाबदेह नहीं है वह। क्वेश्चन नंबर 3 है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो सही आंसर होगा 25 वर्ष। देखिए, यहाँ पर संसद के मैंने आपको यहाँ पर बताया था पहले में कि यहाँ पर 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यदि लोकसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर सांसद बनते हैं 25 वर्ष के व्यक्ति, 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए उसकी व्यक्ति की आयु, और राज्यसभा में 35 से अधिक होनी चाहिए। तो कुल न्यूनतम यहाँ पर पूछी गई है, तो न्यूनतम की यदि वह लोकसभा के लिए भी चुना जाता है तो भी यहाँ पर 25 वर्ष उसकी आयु होनी ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की यहाँ पर जो है बात की गई है, तो सही आंसर जो होगा वो होगा 65 वर्ष। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो है वो 65 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी। तो आप आंसर देने का प्रयास करेंगे और सही आंसर जो यहाँ पर होगा वो होगा 5 का बी। ठीक है, मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल सचिव जो है वो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, उपयुक्त में से केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? देखिए, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो यहाँ पर भी सही आंसर क्या होगा आपका? मंत्रिमंडल सचिव। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एक समस्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। सही आंसर होगा डी ऑप्शन, असंगठित क्षेत्र। देखिए, जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो यहाँ पर असंगठित क्षेत्र से गणना करना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि असंगठित क्षेत्र में वो क्षेत्र आते हैं जो संगठित नहीं होते हैं, जैसे कि आपका रिक्शे वाले की आय, किसी दुकान वाले की आय, ठीक है, यानी कि प्रॉपर वो कंपनी नहीं होती हैं। तो वहाँ पर जो है आय का अनुमान लगाना बहुत ज़्यादा समस्यापूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, भारत में कृषि की पुनरावृत्ति प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही आंसर होगा बी ऑप्शन। और बी ऑप्शन में क्या है कि कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, ठीक है, नाबार्ड इसे बोला जाता है, नाबार्ड। देख लेते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रवाह और सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। तो सही आंसर जो होगा यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। ठीक है, ये वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है।
वैश्वीकरण क्या होता है कि भारतीय कंपनी का विदेश में जाना और वहाँ पर निवेश करना, ठीक है, और विदेशी कंपनियों का भारत में आना और भारत में निवेश करना, इसे बोलते हैं क्या, वैश्वीकरण, ठीक है। और वर्तमान में जो स्थितियाँ चल रही हैं, वर्तमान में जो समय है वो वैश्वीकरण का समय है। इसके लिए सरकार निवेश जो है आमंत्रित करती है और निवेश को आमंत्रित करने के लिए वे आयात शुल्क में कमी करती है, लाइसेंसिंग का जो है वो समाप्ति करती है कि कुछ ही क्षेत्र में आपको लाइसेंस की आवश्यकता है, और प्रत्यक्ष विदेश यानी कि एफडीआई को उन्मूलन प्रवाह करती है जिससे आए, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश नहीं करती। ये एक जो है गलत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं संक्षेप में, ट्रिम्स से क्या बनता है। सही आंसर यहाँ पर होगा सी ऑप्शन, व्यापार संबंधित निवेश उपाय, ठीक है, व्यापार संबंधित निवेश उपाय यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12 और 12वें क्वेश्चन में पूछा गया है नीति आयोग अस्तित्व में कब आया। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप भी इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। सही आंसर होगा 1 जनवरी 2015, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर जो है 13 देखते हैं यहाँ पर, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। सही आंसर होगा सी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भगीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है। ठीक है, दो नदियों का मिलन गंगा होता है, अलकनंदा और भगीरथी। और ये कहाँ पर मिलती हैं, तो ये आपसे पूछा गया है। सही आंसर आपका होगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी मिलकर क्या बना देती हैं, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसका सहायक नदी है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। सही होगा बी, घाघरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्य एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है। कुल मिलाकर यहाँ पर कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और के राज्य द्वारा जो है एकत्रित किया जाता है। ऐसा कर कौन सा है यहाँ पर, तो सही आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो आप इस क्वेश्चन को ही छोड़ देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है गलत टाइपिंग हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17, बैंक दर का आशय क्या है। बैंक दर यहाँ पर पूछी गई है। सही आंसर सी ऑप्शन होगा, बैंकिंग संस्थान की लाभ दर। झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सही आंसर क्या होगा, चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है और ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष तृतीय पादा, और ये मिस टाइपिंग बहुत हो रहा है। यहाँ पर पूछा गया है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ था, यानी किस वर्ष जो है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ था। 19वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप। बी आंसर होगा 1963 में। ठीक है, 1963 और 1972 के उस दशक में जो है यह शुरू हुआ। क्वेश्चन देखते हैं 20, कौन सा विकल्प सेकंड लीवर का उदाहरण है। सही आंसर होगा बी ऑप्शन, फोर्सेप। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21, बिजली के करंट की एसआई यूनिट क्या है। बिजली के करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 और 23 में पूछा गया कि घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, यहाँ पर पूछा गया है। तो सही आंसर जो होगा यहाँ पर होगा ए ऑप्शन, घर्षण गति का विरोध करता है। ठीक है, ये सही है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है, प्रमुख उत्पादन जिसका उत्तर प्रदेश में होता है। सही आंसर होगा सी ऑप्शन, गन्ना। गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है अपना एक प्रमुख स्थान रखता है और नंबर 1 स्थान यहाँ पर यह रखता है। और यदि सबसे बड़ी चीनी की मिल की बात की भी जाए जो स्थित है वो भी उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश के खतौली में यह स्थित है। ये पीछे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश भारत है, उत्तर प्रदेश भारत का अधिक आबादी वाला राज्य है और जनगणना 2011 तक दी गई जनसंख्या के अनुसार
इसकी आबादी घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि जनघनत्व यहाँ पर पूछा गया है, तो सही आंसर ए ऑप्शन होगा 829। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 प्रति किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हैं, परिधीय उपकरण कार्यक्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन में दिया गया है क्या? मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। यहाँ पर 27 में दिया गया है, कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संशोधित करने के लिए किया जाता है। सही आंसर होगा बी, डिजिटल। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सही आंसर बी, सहारा। क्वेश्चन नंबर 29, दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है। ठीक है, कौन सा दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत की सीमा पर है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सही होगा बी ऑप्शन, नाथुला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई? बहुत बार रिपीट हुआ है परीक्षाओं में और आने की काफ़ी संभावना है। सी ऑप्शन सही होगा, बलिया। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर होगा डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बांध हैं। पृथ्वी का कठोर भारी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्यतम मेंटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा स्थलमंडल। ठीक है, स्थलमंडल जिसमें क्रस्ट, ठीक है, और मेंटल शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 33, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर जो होगा वो होगा बी, K2। ठीक है, K2 काराकोरम पर्वत में सबसे ऊंची श्रृंखला है, और K2 ही भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, लेकिन ये स्थित है कहाँ पर? नेपाल में। ठीक है, ये स्थित है नेपाल में। 34 क्वेश्चन है, स्वीडन की राजधानी का नाम बताइए। स्टॉकहोम, बर्न, और यहाँ पर 2 ऑप्शन यहाँ पर भी है, लग्जमबर्ग और मैड्रिड। तो सही आंसर जो होगा वो होगा स्टॉकहोम। ठीक है, 34 का ए ऑप्शन आपके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है, भारत की राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा गया है यहाँ पर, तो सी ऑप्शन सही होगा 5 वर्ष। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होगी? नए राज्य के लिए 36 का बी सही आंसर होगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यदि आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हम वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए आपसे एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।